गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होता है वो यूकैरियोट के केस में न्यूक्लियस में होता है और प्रोकैरियोट के केस में ये जो होता है आपका साइटोसोल में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है आप एक इसकी आउटलाइनिंग जान लीजिए कि डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो जैसा कि हमने लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए की एक टेम्पलेट से जो होता है वो होता है। डीएनए का वह स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि डीएनए टेम्पलेट, मतलब डीएनए का वह, क्योंकि डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, तो डीएनए का वह स्ट्रैंड जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए ओवर आरएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, द आरएनए पॉलीमरेज क्या है? द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ डीएनए विच टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब डीएनए का वह पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा डीएनए, ठीक है, सपोज ये पूरा डीएनए, ये पूरा डीएनए। अब इस पूरे डीएनए का पूरा डीएनए जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक, कुछ ही पार्ट जो होता है पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो डीएनए का वह पार्ट, ठीक है, जो फंक्शनल पार्ट है, डीएनए का वह पार्ट जो कि ट्रांसक्रिप्शन करता है उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या किसी को सिस्ट्रॉन। मैंने बताया भी है कि डीएनए में प्रेजेंट सारा का सारा पोर्शन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, वही करता है जो, जैसे हमने कहा था ना कि जीन दो टाइप के होते हैं, नॉन कोडिंग जीन और कोडिंग जीन। तो जो कोडिंग जीन्स होती हैं वही ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करते। ठीक है, तो वही ट्रांसक्रिप्शन का वह पार्ट, क्योंकि इसके बाद नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो डीएनए में प्रेजेंट वह पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन या एमआरएनए बनाने की कैपेसिटी रखता है उसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, इसके पहले एक स्ट्रक्चर होता है ये होता है, मैं दूसरे कलर से इसको बना लेती हूँ। ये इसके पहले यहाँ पे एक होता है जिसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं, प्रमोटर। ठीक, और इससे यहाँ पे एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर। और ये पूरा जो पार्ट स्ट्रक्चरल और इन पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम। ठीक है, यानी कि डीएनए पे प्रेजेंट वह पार्ट या वह फ्रेगमेंट जहां पे प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर का ये तीनों सीक्वेंस एक साथ मिलता है उसी को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, और वही जो है ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन दैट इज एमआरएनए। ठीक है, जो सबसे पहले बनता है वो एमआरएनए होता है। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। ठीक है, दूसरा है कि ये जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन होती है, लेकिन रिप्लिकेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और कहाँ से होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है? ये 3 प्राइम टू ये 5 प्राइम। तो अगर इस स्टेज होगा तो यहाँ से, ठीक है, 5 प्राइम वाले पोर्शन से जो होता है डीएनए क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये एक
इसमें प्राइमर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि रिप्लिकेशन में प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, और रिप्लिकेशन एक फास्ट प्रोसेस है। अगर इन साइटोल, ये मैं बता चुकी हूँ कि ये प्रोकैरियोट के केस में कहाँ होता है, साइटोल में, ठीक है, साइटोसॉल में होता है, और यूकैरियोट के केस में कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। ये मैं पहले ही बता चुकी थी, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड एंटीसेंस, टेम्पलेट और नेगेटिव। देखिए जिस डीएनए के जिस पार्ट, जिस स्ट्रैंड से, डीएनए के जिस स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको एंटीसेंस कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं या नेगेटिव स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हुआ। जैसे ही अभी इसकी मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो हम डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी इसका पूरा स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर है। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट ऑर्गेनल फॉर्म एमआरएनए कॉल्ड फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट के केस में जो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है वो डायरेक्टली एमआरएनए बन जाता है, लेकिन यूकैरियोट के केस में जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे वो एमआरएनए नहीं बनता है, एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसको एचएनआरएनए क्या कहते हैं, एचएनआरएनए कहते हैं या हेटेरोजीनस आरएनए, ठीक है, उसको हेटेरोजीनस आरएनए या एचएनआरएनए कहते हैं, ठीक है। और बाद में, ठीक है, बाद में एक प्रोसेस होता है, स्प्लाइसिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है। इस एचएनआरएनए का क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, आपका कैपिंग होगा, टेलिंग होगा और फिर लास्ट में स्प्लाइसिंग होता है। कैसे होता है इसकी बात हम आपको डिटेल से समझाएंगे। तो जब एचआरएनए का प्रोसेसिंग हो जाता है तब वो किसमें चेंज हो जाता है, एमआरएनए में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी इसके आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या मैकेनिज्म है और कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो उसके लिए चेन इनिशिएशन, चेन इलांगेशन और चेन टर्मिनेशन, ठीक है, 3 तरीके से आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होता है, ठीक है। और अब चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन क्या है, चेन इनिशिएशन विल अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ होलो एंजाइम। अब इसकी तरह हमने डीएनए आरएनए पॉलीमरेज के बारे में आपको पढ़ाया होगा, और वहां पे आप देखिएगा कि कैसे होता है चेन इनिशिएशन, होलो एंजाइम कैसे क्या करता है, ठीक है। तो होलो एंजाइम जो होता है, होलो एंजाइम इज द प्रोकैरियोटिक के केस में था। यूकैरियोट में कितने था, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज थे, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड, पॉलीमरेज थर्ड। और इसमें केवल एक ही टाइप का था जिसको होलो एंजाइम कहते थे। वो होलो एंजाइम के 2 थे, सिग्मा फैक्टर था और एक क्या था आप बताएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे होलो एंजाइम की बात हो रही, कैसे सिग्मा फैक्टर आएगा और कैसे आपका और आगे के डीएनए को कैसे पहचानेंगे, तो इसके बारे में हम लोग भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या करते हैं, तो ठीक है, तो फिर हम लोग आगे जो स्टेप हैं ट्रांसक्रिप्शन के, जो मैं बता चुकी हूँ कि इनिशिएशन है और इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो हम लोग इनिशिएशन का जो स्टेप्स हैं उनको हम लोग 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। तो पहले इनिशिएशन जानने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में जानना है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है कि वह डीएनए का वह पोर्शन जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना रहता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जब होना रहता है तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स, मतलब इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। डीएनए पे जब वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा या उस टाइप का सीक्वेंस जब आएगा तभी उस पोर्शन का हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। जैसे कि उसी को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी कहते हैं। जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना होता है उन्हीं को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए देखिए मैंने यहाँ बनाया था कि ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है और उसके 3 चीज का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर वो पोर्शन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। स्ट्रक्चरल जीन वह जीन होती है जिसका टर्मिनेशन होना होता है, सॉरी जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना रहता है, ठीक है। और टर्मिनेटर डीएनए पे प्रेजेंट वह पोर्शन होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन जाके स्टॉप हो जाती है। 3 चीजों को, ठीक। प्रमोटर जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चरल जीन जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना रहता है, जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना रहता है। इसके लिए इंडोन्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़िएगा, ठीक है। इंडो मेम्ब्रेन
इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा, ठीक। और टर्मिनेटम पर जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पहला आता है चेन इनिशिएशन में प्रमोटर रिकॉग्नाइज ऑफ सिग्मा फैक्टर। प्रमोटर का रिकॉग्नाइजेशन का काम जो है वो किसका होता है, वो सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या है, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज पढ़ी, उसमें मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बता रखा है। जो प्रोकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है उसको होलो एंजाइम कहते हैं। उसके जो उसमें दो उसके कह सकते हो कि टाइप्स हैं, एक कोर एंजाइम था और एक आपका सिग्मा फैक्टर था। तो जो सिग्मा फैक्टर होता है उसका काम होता है प्रमोटर की रिकॉग्नाइज करने का। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आपका सिग्मा फैक्टर है और ये आपके प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करती है। जब प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर दिया तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, इसको क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। उसके बाद चूंकि सिग्मा फैक्टर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ है, तो आरएनए पॉलीमरेज वहां पे काम करता है डीएनए की मेल्टिंग का। तो सेकंड मैंने लिखा है मेल्टिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड बाय आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए स्ट्रैंड की क्या हाइड्रोजन एंजाइम को ब्रेक करने की प्रोसेस को डीएनए मेल्टिंग कहते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दोनों स्ट्रैंड के बीच में, उनको ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है उसी को डीएनए मेल्टिंग कहते हैं या ओपन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि वहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो जाता है इसलिए वहाँ पे जो कम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं ओपन बाइनरी कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए डीएनए का ये पोर्शन जो है ओपन हो गया है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, और इसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है मेल्टिंग, इसको फिर से लिखिए ऐसे मेल्टिंग डीएनए, ठीक है, मेल्टिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीएनए प्लस आरएनए पॉलीमरेज है, क्लियर। उसके बाद है सिग्मा फैक्टर यूजुअली रिलीज व्हेन द आरएनए चेन रीच 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रमोटर क्लीयरेंस, ठीक। प्रमोटर क्लियरनेस कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब इसका बता कि जब सिग्मा फैक्टर पे जुड़ा हुआ, जब सिग्मा फैक्टर क्या करता है, जब 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है, पहले इसके पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे ये डीएनए मेल्टिंग हो गई, होने के बाद यहाँ पे ये डीएनए आकर के जुड़ गया। जब सिग्मा फैक्टर क्या करता है, पहले न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, ठीक। जैसे ही फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है कहाँ पे, 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के 3 to 5 स्ट्रैंड पे जब पहला न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है वो किसकी मदद से, वो सिग्मा फैक्टर की मदद से आके जुड़ता है। उस समय कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि वहां पे 3 चीज आकर के आपस में मिलती है। कौन कौन सी, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक, डीएनए प्लस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। तो उसको टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वहां पे जुड़ गया। अब जब जुड़ जाता है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ने से लेकर के कम से कम 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड जब तक जुड़ता है तब तक सिग्मा फैक्टर डीएनए स्ट्रैंड से लगा रहता है। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर लगा हुआ है जब तक कि 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ जाते हैं। अगर 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ पाते हैं और सिग्मा फैक्टर पहले ही डिसोसिएट हो जाता है तो वो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो फिर तो वहीं पे वो इस प्रोसेस के एबॉर्शंस कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड्स का जो फ्रेगमेंट बना होता है आरएनए का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं,
ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, जब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है तब सिग्मा फैक्टर वहां से डिसोसिएट हो जाता है, हट जाता है। जब सिग्मा फैक्टर वहां से हट जाता है तो देखिए मैंने लिखा है कि नाउ 4 एंजाइम अंडरटेकन एलोंगेशन। जब सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट कर जाता है तब स्टार्ट होता है चेन इलोंगेशन का प्रोसेस। तो चेन इलोंगेशन के प्रोसेस में कौन पार्टिसिपेट करता है? 4 एंजाइम। मैंने लिखा भी है यहाँ पर, एडिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ 4 एंजाइम ऑन प्रीवियसली फॉर्म ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि सब पहले फॉर्म ओलिगोन्यूक्लियोटाइड से कोर एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ना शुरू करता है और आरएनए की प्रोसेस को क्या करता है, या आरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर को डिसोसिएट हो गया, उसके बाद इसको कहते हैं प्रोमोटर क्लियरनेस, प्रोमोटर क्लियरनेस। ठीक, और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ से क्या होगा कि ये चेन खूब इलोंगेट होगी, बढ़ती जाएगी, या कभी हम एक और भी बना सकते हैं, तो ये भी ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और उसके बाद आपका चेन कम से कम आपके 20, 25, 30 न्यूक्लियोटाइड का चेन बन जाता है। ठीक है, जितनी की जरूरत होती है उतने का चेन बन जाता है। उतने का चेन बनने के बाद, ठीक है, उसके बाद आता है आपका चेन टर्मिनेशन के प्रोसेस। तीसरा स्टेप चेन टर्मिनेशन। जब चेन टर्मिनेशन आता है तो लिखा है कि व्हेन कोर एंजाइम रीच एट द टर्मिनेटर साइट। आपने मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनेटर होता है, तो यहाँ पे देखिए टर्मिनेटर। तो जब कोर एंजाइम पहुंचते पहुंचते जब टर्मिनेटर के पास पहुंचता है तो वहां पे देखिए क्या होता है, तब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। जो आरएनए की बनने की प्रोसेस होती है या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। यहाँ देखिए स्टॉप हो गई। जैसे ही स्टॉप हो गई, लिखा है एट द टाइम ऑफ एंजाइम स्टॉप एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू ग्रोइंग आरएनए चेन। अब क्या होता है कि जो कोर एंजाइम होता है वो न्यूक्लियोटाइड को ले आना और एडिशन करने का काम स्टॉप कर देता है, जिससे कि आरएनए चेन का जो इलोंगेशन होता है वो रुक जाता है। यहाँ देखिए टर्मिनेटर आ गया, यहाँ पे मान लीजिए ये कोर एंजाइम टर्मिनेटर के पास आ गया, ओपन होना बंद हो गया, इलोंगेशन बंद हो गया। ठीक, अब इलोंगेशन जैसे ही बंद हो गया, ठीक, आपका जो आरएनए बना रहता है वो वहां से डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएशन आप यहाँ से लिख लीजिए, आरएनए चेन का डिसोसिएशन हो जाता है कहाँ से, 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से। ठीक है, उसके बाद वो साइटोसोल में आ जाता है और आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है चेक हो जाती है, रुक जाती है। तो ये पूरा का पूरा क्या रहा आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। ठीक, इसमें क्या हुआ, पहला एक ध्यान से इस पर रिमाइंड कराते हैं। पहला आपका इनिशिएशन, दूसरा आपका इलोंगेशन, तीसरा आपका टर्मिनेशन। आपका इनिशिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे फर्स्ट एंड ऑल आके सिग्मा फैक्टर आके अटैच हो जाता है, वहाँ पे क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फिर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो चेन को मेल्टिंग करता है डीएनए की और हाइड्रोजन बाइंड टूट जाता है, वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसको ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स होने के बाद जो सिग्मा फैक्टर होता है वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ला करके 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड वाले डीएनए पे लाके जोड़ देता है। जब वहाँ पे वो जोड़ता है तो क्या होता है, जब जोड़ता है तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड सिग्मा फैक्टर कम से कम 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ता है। उसके बाद 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के बाद सिग्मा फैक्टर वहाँ से डिसोसिएट हो जाता है। जब सिग्मा फैक्टर वहाँ से डिसोसिएट हो जाता है तो फिर स्टार्ट होती है आपकी इलोंगेशन की प्रोसेस। उसके बाद कोर एंजाइम अपना फंक्शन करता है और जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको ला लेके 1 बाई 1 जो आपका ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उन पे ला करके, या जो 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए जो स्ट्रैंड होता है आरएनए का, उस पे ला के जोड़ देता है। ठीक, वो कंप्लीट हो जाता है
इलॉन्गेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कोर एंजाइम कहाँ उसके बाद स्टार्ट होती है, टर्मिनेशन की प्रोसेस। तो फिर इस तरह इलॉन्गेशन का प्रोसेस करते करते कोर एंजाइम टर्मिनेटर तक पहुँचता है और वहाँ पे उसका चेक हो जाता है, वो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को लाना बंद कर देता है और जो आरएनए की चेन होती है वो वहाँ से डिसोसिएट होकर साइटोसॉल में आ जाती है और आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ट्रांसक्रिप्शन का रहा, ठीक है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर लेक्चर को पॉज कर करके 1 बाय 1 पढ़िए, उसको समझिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए, दूसरे को शेयर भी करिए, सारे बच्चे भी पढ़ें, ठीक है। क्योंकि आपके पास बुक्स की बहुत इसमें अवेलेबल नहीं है, सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों को स्टडी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाई हूँ इस वीडियो को, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, नोट्स मेंटेन करिए। थैंक यू।